नाउ डियर, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग को देखना होगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसे जो पहले वीडियो हम बनाए थे उसमें हम लोग पॉलन ग्रेन तक बता दिए थे कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनते हैं जिसमें एक वेजिटेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और जनरेटिव सेल्स टू मेल गैमेट को डेवलप करते हैं। जिसमें जो आपका 60% प्लांट होते हैं वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं। 60% प्लांट स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं एंजियोस्पर्म में। तो वो किस स्टेज में होते हैं? 2 सेल स्टेज। और जो रिमेनिंग 40% प्लांट होते हैं वह जब स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं तो वह 3 सेल स्टेज को गेन कर लेते हैं। और 3 सेल स्टेज को गेन कब करेगा? जब आपका जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएंगे, 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 जनरेटिव सेल्स, ओवरऑल 3 सेल। तो 40% प्लांट में आपको 3 सेल स्टेज में ग्रो करते हैं और 60% में 2 सेल स्टेज में। पॉलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन से हम लोग बहुत से प्रोडक्ट भी बनाते हैं। उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो पॉलन ग्रेन से एलर्जी क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं पॉलन एनर्जी। पॉलन एलर्जी, एलर्जी होता है जब किसी सबस्टेंस या मटेरियल के लिए हम सूट नहीं करते हैं तो वह कंडीशन क्या होता है? एलर्जी। जैसे लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, वो लाइट हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमको क्या करेगा? एलर्जी करेगा। किसी को किसी अदर प्लेस का एयर एलर्जी क्रिएट कर देता है, डस्ट एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। और किसी को तो कुछ ऐसे केमिकल भी क्या करते हैं? स्किन में एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। जब आपके नोज में पॉलन ग्रेन जाते हैं तो उसमें नोज में आपके एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे जनरली बोलते हैं नेसल एलर्जी। और इसको जनरली टर्म देते हैं पॉलिनोसिस। पॉलिनोसिस, इस पॉलिनोसिस जो ग्रेमनेसी फैमिली के ग्रासेस होते हैं उनके पॉलन ग्रेन बहुत स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो वह एयर में फ्लो करते हुए आपके नोज में चले जाते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलिनोसिस, जिससे एक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं हेव फीवर। हेव फीवर एलर्जी वाला क्रिएट करता है। तो एलर्जी है तो इससे हम एंटी हिस्टामिन सबस्टेंस लेते हैं। एंटी हिस्टामिन से हमको ये सब एलर्जी ठीक हो जाते हैं। उनमें सम ड्रग्स हैं, लोराटाडीन, सिट्रीजिन तो बहुत मार्केट में यूज करते हैं लोग। जब कहीं स्वेलिंग हो जाता है, एलर्जी होती है तो सिट्रीजिन ही यूज करते हैं। एंड क्लोरोफेनिरामिन, ये सब ड्रग्स हैं जो जनरली एंटी हिस्टामिन्स और एंटी एलर्जी के लिए लोग यूज करते हैं। उसमें आपका एनसीईआरटी में एक छोटा सा और टॉपिक मैटर दिया है जिससे पॉलन ग्रेन से बहुत ज्यादा एक और डिजीज क्रिएट हो जाता है, अस्थमा हो जाते हैं, ब्रोंचाइटिस हो जाते हैं। अस्थमा और ब्रोंचाइटिस होने का जो कंडीशन है, एक ग्रास है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम। क्या नाम है? पार्थेनियम। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। कैरेट ग्रास के साथ साथ इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास। इसको आप नेट पर देखिएगा, इसका डायग्राम, छोटे छोटे इसमें फ्लावर होते हैं व्हाइट कलर्स के। और इसको काउ बफेलो भी ईट नहीं करते हैं, थोड़ा पॉइजनस प्लांट्स होते हैं। इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं एलर्जी क्रिएट करते हैं। यह हमारे कंट्री में कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। जब हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स नहीं थे तो हमारे यहाँ जो कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने वहाँ से वीट को इम्पोर्ट किया। एनसीईआरटी में दिया है, वीट इम्पोर्ट हुआ अमेरिका से। वीट इम्पोर्ट हुआ अमेरिका से, और वीट इम्पोर्ट हुआ तो एक प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम क्या था? कभी कभी पीसीएस में पूछ देते हैं। प्रोग्राम है आपका PL 480, PL 480 प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका से, कहां से? अमेरिका से PL 480 प्रोग्राम के तहत ये इंडिया में आया। अमेरिका ने क्या किया, इसमें हमारे एग्रीकल्चर को खराब करने के लिए इसी पार्थेनियम के सीड्स को मिला दिया, जिससे क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में आ गए। और आप जहां भी देखोगे तो यह दिखाई देते हैं, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। कांग्रेस शासन में आने के लिए इसको कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है। बहुत पॉइजनस और हार्मफुल प्लांट है, यह बहुत ही नुकसान कराता है हमारे एग्रीकल्चर को। इसे डिजीज होते हैं अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, ये सब।
इसके साथ साथ ये जब जहाँ पर उगते हैं ज़्यादातर हरियाणा और यूपी असम में ग्रो करते हैं, और आसपास कोई ग्रास इनको ग्रो नहीं करने देते हैं। खास करके ये खाने लायक ग्रास है ही नहीं, जिनको हम कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। और किस प्रोग्राम के तहत हमारे इंडिया में आया है? PL 480। नाउ नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन में डियर स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन एज ए हम कुछ लोग एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या है? रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन कुछ लोग एज ए पॉलन टैबलेट भी यूज करते हैं, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं। पॉलन कैसे यूज कर रहे हैं? एज ए पॉलन टैबलेट बनकर आ रहे हैं पॉलन ग्रेन के, जो फूड सप्लीमेंट्स की तरह लोग यूज कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग पॉलन को टैबलेट के रूप में यूज कर रहे हैं, सिरप के रूप में यूज कर रहे हैं, क्रीम के रूप में भी लोग यूज करते हैं। आपके एनसीईआरटी में सब डायग्राम दिया है कि क्रीम है, सीरम है, टैबलेट है, पाउडर है, सब क्या कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लोग यूज कर रहे हैं। एथलीट्स में ऐसा हो रहा है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पॉलन के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और घुड़सवारी में जो रेस हॉर्सेस हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन का यूज कर रहे हैं इन सब प्रोडक्ट का अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। पॉलन ग्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वाइबिलिटी। वाइबिलिटी मीन्स लिविंग प्रॉपर्टी। जैसे पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होता है तो वह किसी स्टिग्मा पर जाकर स्टेबल होगा या किसी इन्वायरमेंट पे कहीं पर पड़ा रहेगा। तो पॉलन ग्रेन को हम बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन दे रहा है स्पोरोपोलिन, तो वो कब तक प्रोटेक्शन के थ्रू बचा रहेगा, कब तक जीवित रहेगा, कब तक लिविंग रहेगा, उसी लिविंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? वाइबिलिटी। जैसे सीड है, गेहूं का सीड, हम उसको 1 साल रख रहे हैं, 2 साल रख रहे हैं, 3 साल रख रहे हैं। 3 साल बाद हम उसको फील्ड में ग्रो कराएंगे, वह जर्मिनेट करेगा। लेकिन फिर भी हमको गेहूं के सीड को घर में रखने का एक टाइम है। हम 10 साल तक गेहूं के सीड को रखेंगे तो वह क्या, उसका लिविंग प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा, उसका वाइबिलिटी समाप्त हो जाएगा। फिर हम फील्ड में ग्रो कराएंगे तो वह जर्मिनेट नहीं करेगा। उसी तरह से पॉलन ग्रेन का भी प्रॉपर्टी है कि वह कितने समय तक आउटर इन्वायरमेंट में लिविंग रहेगा, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं वाइबिलिटी। तो कुछ जो राइस है, वीट है, सीरियल्स है, अनाज है, उनमें जो पॉलन ग्रेन का वाइबिलिटी है वो कितने मिनट्स में लॉस कर जाता है? 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स बाद वो पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी प्रॉपर्टी है, लिविंग प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। फिर उससे पॉलन ग्रेन से जर्मिनेशन नहीं होगा। स्टिग्मा पर उसके बाद 30 मिनट के बाद पहुंचेगा तो भी कोई जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन में नहीं होगा। उसी तरह से रोजेसी फैमिली, रोजेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी में रोज है, लेगुमिनेसी में आपका पी है, ग्राम है, ये सब क्या है? लेगुमिनेसी फैमिली है। सोलेनेसी में ब्रिंजल है, मिर्च है, ये सब क्या है? सोलेनेसी फैमिली है। टोमेटो, ये सब पोटैटो। तो इन सब फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाइबिलिटी होते हैं पॉलन ग्रेन का, नियर अबाउट कितने होते हैं? मंथ तक, 1 महीने तक आप देखोगे उसमें वाइबिलिटी रहते हैं। पॉलन ग्रेन इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे और तब तक वह जीवित रहेंगे। उसके बाद ही वह क्या करेंगे? उनमें वाइबिलिटी प्रॉपर्टी लॉस होगा जब मोर देन 1 मंथ होगा। तो ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट? पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन, चाहे पॉलन ग्रेन हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे सीड हो, चाहे ओवा हो, किसी को भी स्टोर करने के लिए आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? जो कुछ पर्सन्स होते हैं जो हस्बेंड्री से या वेटरनिटी साइंस से जुड़े होते पर्सन्स होते हैं, वह स्पर्म ओवा को क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। जनरली स्पर्म को ही लोग स्टोर करते हैं, जिसको हम सीमेन बोलते हैं। अब यह सीमेन फीमेल काऊ में चढ़ाया जाता है, फीमेल काऊ। तो सीमेन को हम स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए, और किस में चढ़ाते हैं? फीमेल काऊ में। फीमेल काऊ में जब सीमेन को चढ़ाते हैं, उसी को सीमेन चढ़ाने के उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं, नेचुरल रूप से नहीं, आर्टिफिशियल रूप से सीमेन को हम स्टोर कर लेते हैं और फीमेल के वेजाइना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसको हम लोग एंट्री करा देते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसी तरह से हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन?
स्टोरेज ऑफ सीड आर एनी सबस्टेंस इन नाइट्रोजन लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, इन नाइट्रोजन लिक्विड एट -196 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार टेम्परेचर पूछे जाते हैं नेट एग्जाम में, कितना टेम्परेचर है क्रायोफ्रिजरेशन का, -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर किसी सबस्टेंस को हम नाइट्रोजन लिक्विड में स्टोर कर रहे हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मतलब लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो है, माइनस है, तो लो टेम्परेचर पर हम नाइट्रोजन लिक्विड में स्टोर करते हैं। तो इसमें कोई सबस्टेंस आप कितने भी समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से हम पॉलन ग्रेन या सीड को स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, सीड बैंक। जैसे ब्लड को स्टोर करते हैं ब्लड बैंक में, उसी तरह से सीड को स्टोर किया जाता है सीड बैंक में। तो सीड बैंक में कौन सा टेक्निक यूज होगा, यही क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से ही हम सीड को स्टोर करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल को हम लोग स्टडीज कर चुके हैं, देन वी स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावरिंग प्लांट। पिस्टिल, पिस्टिल आपको बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी मिलाकर क्या बनाते हैं, पिस्टिल है। एथैलमस है जिस पर यह ओवरी अटैच होते हैं। एग्जाम्पल है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम जनरली बोलते हैं चाइना रोज। ध्यान दीजिएगा, चाइना रोज, मेडिकल में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाइना रोज। देन एक सिंक कार्पस ओवरी है। सिंक कार्पस मीन्स ओवरी क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंक कार्पस ओवरी। और एग्जाम्पल है पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम अफीम को बोलते हैं, ये अफीम का ओवरी है, पापावर सोमनीफेरम। यहीं से कट करते हैं तो उससे अफीम आपका रिलीज होता है। अनराइप्ड ओपियम से अफीम रिलीज होता है, राइप्ड नहीं, अनराइप्ड। ध्यान दीजिएगा, अनराइप्ड बहुत बार मेडिकल में पूछा है, अनराइप्ड। तो उससे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या रिलीज होंगे, अफीम, ओपियम, जिसको पापावर सोमनीफेरम बोलते हैं। देन मिचेलिया चंपाका है, जिसे चंपाका एक फ्लावर होता है, इसमें ओवरी आपका क्या होते हैं, सभी फ्री होते हैं। फ्री होते हैं तो क्या बोलते हैं, यह कैसा कंडीशन है, एपोकार्पस ओवरी। कैसा कंडीशन है यह, एपोकार्पस ओवरी, क्योंकि ओवरी सभी क्या है, फ्री है। किसका एग्जांपल है, मिचेलिया, चंपाका, चंपा होता है ना। नाउ डियर, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर आपका ओव्यूल्स का। मेगास्पोरेंजियम, पिस्टिल हो गया, मेगास्पोरेंजियम, देन एम्ब्रियो सैक यहीं अंदर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट हम लोग मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। कभी कभी ऑप्शन पूछते हैं मेगास्पोरेंजियम का और क्या नाम होता है, ओव्यूल। एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओव्यूल्स आपके कई टाइप्स होते हैं, जैसे आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, कंपाइलोट्रापस, सिसिनोट्रापस, हेमिट्रापस। उसमें से सबसे ज्यादा मेजर आपको कैसे ओव्यूल्स मिलते हैं, एनाट्रापस ओव्यूल्स। ज्यादातर प्लांट में ऐसे ही ओव्यूल्स मिलते हैं। इस ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर आप देखोगे तो जो सबसे बेस पर होता है उसको हम बोलते हैं चैलेजल इंड या चैलेजल पोल। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड, दैट इज माइक्रोपाइलर इंड। इंड या पोल बोल सकते हो, पोल मतलब धुरी। चैलेजल इंड, माइक्रोपाइलर इंड। चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड में देखोगे तो एक सबसे जो बाहर लेयर है उसको बोलते हैं आउटर इंटुगमेंट, अंदर उसको बोलते हैं इनर इंटुगमेंट। इनर इंटुगमेंट के अंदर एक और लेयर होता है, बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का क्या फंक्शन होता है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। यही न्यूसेलस किसी प्लांट में आपके देखते हैं तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे, अगर जिसमें प्रेजेंट होंगे तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो न्यूसेलस का प्रॉपर्टी होता है प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो। यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, दैट इज ए ओपनिंग दैट इज ए ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसी से पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा, इसके अंदर पॉलन ट्यूब एंट्री करेंगे तो क्या होंगे, पॉलन ट्यूब में जो मेल गैमेट वो फर्टिलाइज करेंगे। माइक्रोपाइल से अटैचमेंट इंटुगमेंट और फ्यूनिकल के बीच का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम, और ओव्यूल के स्टाल्क को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकिल, दैट इज ए फ्यूनिकिल। जो स्टाल्क है इसका, जैसे फ्लावर में स्टाल्क था तो पेडिसिल बोल रहे थे ना,
तो इसी तरह से ओव्यूल के स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप देखोगे जो आपका इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक में आपके कुछ स्पेशल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसके ऊपर के जो सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस आर पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियस नंबर इन कितने हैं, 2। यह सेकेंडरी न्यूक्लियस एक बड़े से सेल में होता है, यह बड़ा सा सेल जिसको हम इम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, इस बड़े से सेल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा हाथ है, ये हाथ में एक बड़ा सा सेल है, उसी हाथ में 3 ऊपर सेल है जिसको हम बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल, और 3 नीचे है जिसको हम बोल रहे हैं एग एपर्टस, और उस बड़े से सेल में 2 बीच में है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। तो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का यह पूरा सेल है, और 3 ऊपर लटके हुए हैं और 3 नीचे लटके हुए हैं। तो ऊपर के वो हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स आपके, सॉरी ये डायग्राम ही मिस्टेक हो गया है, ऊपर के एक्चुअली आपके एग एपर्टस होंगे, ऊपर के क्या होंगे, एग एपर्टस, और नीचे के क्या होंगे, एंटीपोडल सेल, दैट इज एंटीपोडल सेल। क्लियर हो गए, एग एपर्टस एंड एंटीपोडल सेल। और जो एग एपर्टस है उसमें एक सिंगल एग है और 2 क्या है, सिनर्जिड सेल, 2 क्या है, सिनर्जिड सेल। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, माइक्रोपाइलर रीजन में एग एपर्टस है, जो हम मिस्टेक बना दिए थे डायग्राम, उसको समझ लीजिए। माइक्रोपाइलर रीजन में क्या है, एग एपर्टस। एग एपर्टस में बीच में एक एग है बड़ा सा, ये क्या है, एग है, और 2 साइड में क्या है, सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल्स के नंबर कितने हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स। और नीचे के जो सेल है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल्स किस रीजन में है, चैलेंजर एंड में। एंटीपोडल सेल्स किस रीजन में है, चैलेंजर रीजन में, और चैलेंजर रीजन में। और एग एपर्टस किस रीजन में है, माइक्रोपाइलर रीजन में। जैसा कि डायग्राम हम उसको उसमें बनाया था, अपोजिट बना दिए थे, ये आपका इसमें डायरेक्ट करेक्ट है डायग्राम। तो एग एपर्टस हो गया और एंटीपोडल, एग एपर्टस है एंटीपोडल सेल। और एक बड़े से सेल है, उस बड़े से सेल में कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। इस बड़े से सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो ये ओवरऑल एम्ब्रियो सैक के अंदर के सेल्स और न्यूक्लियस थे, जो कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज को डेवलप करते हैं। इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली सेल 7 ही है, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, 3 सेल 3 न्यूक्लियस। एक बड़ा सा सेल जिसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस है। तो उस बड़े से सेल में 2 न्यूक्लियस है, इसलिए सेल यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है। बट ये बड़ा सा सेल है, 2 न्यूक्लियस, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, मतलब 6 सेल 6 न्यूक्लियस। और एक एक्स्ट्रा सेल कौन है, जो बड़ा सा है, जिसको हम बोल रहे हैं 7वां सेल है। तो ओवरऑल इसमें सेल कितने हैं, 7 सेल है, और न्यूक्लियस कितने हैं, इसमें 8 है। इसलिए एंजियोस्पर्म का प्रॉपर्टी होता है, एंजियोस्पर्म में यह प्रॉपर्टी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज। बहुत बार पूछे जाते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज किसका प्रॉपर्टी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का प्रॉपर्टी होता है। देन डियर स्टूडेंट आप देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसा कि हम इससे पिछले के वीडियो में आपको बताए हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जस्ट सिमिलर आपका होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस को देखिए, यह आपका एक पिस्टिल है, दैट इज पिस्टिल, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। ओवरी में अभी कुछ नहीं है, सब क्या है, टिश्यू है, अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है। ओवरी में अभी कुछ नहीं बना है, सिर्फ क्या बने हैं, टिश्यू है। तो इसमें कैसे टिश्यू पाए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम बनाया है यहाँ पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डायग्राम है उस पर आपका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर डिवाइड कर मैच्योर होते हैं। डिवाइड क्या करते हो, ऑलरेडी नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत से होते हैं, वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर होते हैं तो उसमें एक
साइटोप्लाज्म कंडेंस होते हैं तो एक टिश्यू सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेराइटल सेल्स में और दूसरे कन्वर्ट हो जाते हैं आर्चिस्पोरियल सेल में। ध्यान दीजिएगा, पेरिफेरल रीजन में पेराइटल सेल है और अंदर के साइड में सेंट्रल में कौन है, आर्चिस्पोरियल सेल है। तो पेराइटल सेल्स क्या बना देंगे, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, जैसा कि आप ओव्यूल में सब देख चुके हैं ये सब लेयर, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट और न्यूसेलस। न्यूसेलस जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट को, एम्ब्रियो सैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा था, न्यूसेलस। तो इन सभी तीनों पार्ट का डेवलपमेंट कौन कर रहा है, पेराइटल सेल। पेराइटल सेल डेवलपमेंट कर रहा है और एक अंदर के साइड में जो सेल है उसको हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल क्या है, डिप्लॉयड है, वो सब भी डिप्लॉयड होंगे। तो अभी आर्चिस्पोरियल सेल क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू में। स्पोरोजिनस टिश्यू मेगास्पोरेंजियम के अंदर होंगे, क्योंकि वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम थे, तो यहाँ पर क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल हम बोल रहे हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू है डिप्लॉयड, मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू फिर किस में मैच्योर हो रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल में, जिसको जनरली बोलते हैं यम सी, मेगा स्पोर मदर सेल दैट इज यम सी। यम सी में क्या हो रहा है, मियोटिक सेल डिवीजन, जिससे क्या बन रहे हैं, 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं। यहाँ पर कितने मेगा स्पोर बन रहे हैं, 4 मेगा स्पोर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोटिक सेल डिवीजन। और मियोटिक सेल डिवीजन होंगे तो क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस। यही स्टेप क्या है, मेगा स्पोरोजिनेसिस, दैट इज मेगा स्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस। ये 4 मेगा स्पोर बनते हैं और चारों कैसे होते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 चारों एक लाइन में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर मेगा स्पोर, जिसमें से 3 डी जनरेट होंगे। और डी जनरेट होंगे तो किस रीजन के, माइक्रोपाइलर रीजन के। बहुत बार नीट में पूछा है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं तो 3 डी जनरेट होते हैं, तो किस रीजन के डी जनरेट होते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन के। माइक्रोपाइलर हम बात समझा रहे हैं कि ऊपर है और चैलेंजर एंड कहाँ पर है, नीचे है। तो ऊपर के जो 3 मेगा स्पोर होंगे वो क्या करेंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और नीचे का 1 मेगा स्पोर क्या होगा, फंक्शनल। अब यही फंक्शनल मेगा स्पोर आपका बनाएगा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। देन डियर स्टूडेंट, अब देखोगे जो आपका मेगा स्पोर टेट्रेट था, मेगा स्पोर टेट्रेट मतलब 1 2 3 4 4 नंबर थे, इसलिए इनको बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्रेट। हम बताए थे कि माइक्रोपाइलर इंड के आपके क्या कर रहे हैं, डी जनरेट कर जा रहे हैं, और चैलेंजर इंड का मेगा स्पोर क्या हो जा रहा है, फंक्शनल। वो फंक्शनल मेगा स्पोर अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंडोमाइटोसिस होंगे, 3 न्यूक्लियर डिवीजन, इंडोमाइटोसिस। अब मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होंगे, इंडोमाइटोसिस होंगे। तो यह सिंगल सेल स्टेज है, तो यह 2 सेल होगा, 2 सेल से बाद 4 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 सेल स्टेज। सेल कितने हो गए, 8, सॉरी 8 नहीं होंगे, सेल 7 ही है, 7 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज होंगे, बट यह अरेंजमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज। तो इसमें आप देखोगे एक बड़ा सा सेल है जिसको हम जनरली बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में आपके पाए जा रहे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस सेंट्रल सेल में जैसे हाथ होता है कि 3 ग्रेप्स नहीं होते अंगूर, 3 ऊपर अंगूर हैंग कर रहे हैं, लटके हुए हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल किस रीजन में है, चैलेंजर रीजन में। और 3 नीचे ग्रेप्स जैसे सेल्स पड़े हुए हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम बोलते हैं एग एपैरेटस। एग एपैरेटस में एक एग है, सिंगल एग है, और 2 कितने हैं, सिनर्जिड्स सेल। साइड में सिनर्जिड सेल है और बीच में एग है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एग एपैरेटस। इस सिनर्जिड सेल के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अपीयरेंस होता है फिंगर लाइक अंगुली जैसा, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस का फंक्शन क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब एंट्री करता है माइक्रोपाइलर रीजन से, माइक्रोपाइलर रीजन से जब पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा तो क्या होता है, वो कहां से एंट्री करेगा,
सिनर्जिड सेल से। सो सिनर्जिड सेल्स के डायरेक्शन को कौन गाइड करेगा? फिलीफॉर्म एपर्टस। कैसे पॉलन ट्यूब को पता चलेगा कि सिनर्जिड सेल कहाँ पर है, कहाँ पर एग है? जहां पर फिलीफॉर्म एपर्टस है वह इंडिकेट करेगा कि फिलीफॉर्म एपर्टस है, तो वहीं पर सिनर्जिड सेल है। तो वहीं पर सिनर्जिड सेल है तो क्या होगा? पॉलन ट्यूब उसी सिनर्जिड सेल से एंट्री करेगा, जिससे कि सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय होंगे बट एग बचा रह जाएगा। नहीं तो एग अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से आपका पूरा डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सैक का। यह क्या था? एम्ब्रियो सैक, दैट इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। यह पूरा डायग्राम किसका है? एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ओवरऑल यह आपका मेगास्पोरोजेनेसिस डियर स्टूडेंट हो गया। उसके बाद हम इसमें यह भी बता दिए 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज कैसे कंडीशन डेवलप हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।